हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो फ्रेंड्स, जीएस की खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आपको बिल्कुल एकदम से हिला कर रख देंगे। आप सोचेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आप कहाँ से ले आए। ठीक है, मुँह से बस यही निकलेगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ थे अब तक, क्यों नहीं हमको मिले आज तक। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को इसी उम्मीद के साथ में कि आप सब लोग अपने क्लास को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने क्लास में लेकर के आएंगे। तो भाई, हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन दें और हम देते भी आए हैं, जैसा कि आप लोग हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। तो हम आशा करेंगे फ्रेंड्स, इस बार भी आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष निवेश, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफएस, स्टॉक्स या शेयर। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड ईटीएफएस। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग जी का, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कृषि से संबंधित थे, याद रखना है आपको। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग का निधन हुआ, ठीक है, इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत किस सन में किया था? ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो याद रखना है 1966-67 में। ठीक है, 1966-67 में इन्होंने कृषि की शुरुआत किया था, आपको याद रखना है। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो मेरे साथियों, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, आपको बताना है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्लियर, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आप लोगों से बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई क्लास भी आपकी है तो सपोर्ट भी आप लोग ही करेंगे। अगला प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम पहली बार कब लॉन्च हुआ? बताइए। तो 1972, 1975, 1976 या 1978? बताइए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम पहली बार कब लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975। ठीक है, तो 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा इसको 1982 और 1986 में दोबारा भी तैयार किया गया था। ओके, ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपसे अब क्वेश्चन पर क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आखिरी बार 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो लास्ट टाइम 2006 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। इस क्लास का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ऑप्शंस दिए गए, मध्यस्थता सौदा निष्पादित करने के लिए दो बाजारों में सौदे के साथ एक प्रवेश करना पड़ता है जहां मूल्य अंतर मौजूद है। दूसरा कथन दिया गया है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए मध्यस्थता में मदद कर सकते हैं। चलिए, तो म्यूचुअल फंड जो है निवेशकों के लिए मध्यस्थता में मदद कर सकते हैं। दो कथन ये आपके सामने, इनमें से सही कथन कौन सा, ये बताइए। ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ये दोनों। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिन वस्तुओं की मांग उनकी कीमत पर निर्भर करती है, वे वस्तुएं कहलाती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। तो जिन वस्तुओं की मांग उनकी कीमत पर निर्भर करती है, इन वस्तुओं को क्या बोलेंगे? बेबलेन वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, जिफेन वस्तुएं या पूंजीवादी वस्तुएं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेबलेन वस्तुएं। क्या बोलते हैं इनको? तो इनको वेबलेन वस्तुएं कहेंगे। क्लियर, चलिए,
अगला प्रश्न है कि प्रत्ययी मुद्रा की सही परिभाषा क्या है। तो धातु के बिना मुद्रा नोट का मुद्रण, थोड़ी सी धातु के साथ मुद्रा नोट का मुद्रण, धातु के साथ मुद्रा नोट का मुद्रण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्ययी मुद्रा की परिभाषा यानी प्रत्ययी मुद्रा के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए, धातु के बिना मुद्रा का मुद्रण यानी कि धातु के बिना मुद्रा यानी करेंसी का प्रिंटिंग है, ठीक है, ठीक है, प्रिंटिंग करेंसी विदाउट मेटल, ठीक है, इसी को हम प्रत्ययी मुद्रा कहते हैं। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई है, बनाई गई। तो प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं आपका कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कारण हेतु बनाई गई। ऑप्शंस क्या दिए गए आपको, बुनियादी ढांचा ऋण, एसेट प्लानिंग, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या क्रेडिट ऋण। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ओके, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था कौन करता है। बताइए। तो आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इनकी व्यवस्था कौन करता है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। ठीक है, तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत कब हुई थी, 1995-96 में। ठीक है, और इसकी व्यवस्था आरबीआई करता है, जिनकी सॉरी नाबार्ड करता है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए साथियों, मेरे शेरों शेरनियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पारेख समिति किससे संबंधित है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कोष, फिर वित्त पोषण, औद्योगिक रिफॉर्म, वित्त रिफॉर्म या कृषि। तो साथियों बताइए कि पारेख, तो पारेख समिति का संबंध किससे है, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण। क्लियर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण से संबंधित कौन है, तो पारेख समिति इससे संबंधित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश किसे कहा जाएगा। तो निश्चित कीमतों पर जीएनपी बढ़ाने वाला देश, बढ़ती कीमतों पर जीएनपी वाला देश, वर्तमान कीमतों पर बढ़ती जीएसटी वाला देश, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश किसे कहा जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित कीमतों पर जीएनपी बढ़ाने वाला देश। तो इसको हम बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है मेरे शेरों। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स कि MIBID का पूरा नाम क्या है बताइए। तो मुंबई इंटरबैंक बिड रेट, मनीला इंटरबैंक बिड रेट, मुंबई इंटी बैंक इंटरेस्ट रेट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए MIBID, तो MIBID का पूरा नाम क्या है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंटरबैंक बिड रेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुंबई इंटरबैंक बिड रेट ये MIBID का पूरा नाम होता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। MIBID का पूरा नाम है मुंबई इंटरबैंक बिड रेट। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 1992 में शुरू की। आरबीआई ने रेपो रेट 1992 और रिवर्स रेपो रेट 1996 में शुरू की।
आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 1996 में शुरू की, ये इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है। तो अगर आप में है दम तो चलिए इसको सही करके दिखाइए। चलिए बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करेगा। बहुत सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो वाकई आप लोगों में दम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी कि आरबीआई ने रेपो रेट 1992 में और रिवर्स रेपो रेट 1996 में शुरू की, तो बिल्कुल सही आंसर मेरे शेरों। ठीक है, तो क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, तो क्लासेस को शेयर करते रहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि गतिशील कर की परिभाषा क्या है। तो विकास कार्यों के लिए करों पर अधिभार, बढ़ी हुई मूल्य या मात्रा के लिए कर वृद्धि की दर, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गतिशील कर की परिभाषा क्या है बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स गतिशील ऑप्शन नंबर बी, बढ़ी हुई मूल्य या मात्रा के लिए कर वृद्धि की दर। तो बढ़ी हुई मूल्य या मात्रा के लिए कर वृद्धि की दर, यही गतिशील कर की परिभाषा होती है। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है बताइए। तो आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। आपके ऑप्शन है 50%, 49%, 35% या 77%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49%, 49%। ठीक है, तो 49% है जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है उनका। ठीक है, 49%। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवधि में से कौन सा निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग की प्रयोज्यता के तहत आता है। तो देखिए कौन जो है निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग की प्रयोज्यता के अंतर्गत आता है बताइए। आपके ऑप्शन है घाटे में लागत, किराया ढूंढना, आर्थिक उत्पीड़न या इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, किराया ढूंढना। कौन, तो किराया ढूंढना, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कैस्ट्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो कैस्ट्री के बारे में सत्य कथन कौन सा, देखिए कैस्ट्री, बताइए कितने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। तो पहला कथन दिया गया है कि कैस्ट्री भारत में एक इंटरबैंक नेटवर्क है जो मार्च 2004 से चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, कैस्ट्री भारत में एक इंटरबैंक नेटवर्क है जो यूरोनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैस्ट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक कंप्यूटरीकृत दूरसंचार प्रणाली है। ये उपरोक्त सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स फटाफट से बताइए कि कैस्ट्री क्या है। चलिए देखिए, तो फ्रेंड्स जो कैस्ट्री है, तो कैस्ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है जो मार्च 2004 से चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बोल्ट का पूरा नाम क्या है। तो बिल्ड ऑपरेट लेंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर, बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर, ये बिल्ड ऑब्जर्व लैंड ट्रांसफर। बताइए कि बोल्ट का पूरा नाम क्या है। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर। ओके, तो यही जो है बोल्ट का फुल फॉर्म होता है इंडियन इकोनॉमी में,
ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स आपको बताते चलें, जो टॉपिक आपका ये इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है और हम इसी जो है क्लास में सभी क्वेश्चन इकोनॉमी से ही डिस्कस करेंगे। तो मेरे शेरों शेरनियों रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार आप लोग क्या अपनी क्लास को सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं? मेरे शेरों शेरनियों क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जीएस की खान को आपको जीएस की खान जो है ये इसी को आपको सपोर्ट करना है। ओके, चलिए, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम फटाफट से अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई या एडीबी? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई ये है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, आरबीआई। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? पहला कथन दिया गया है कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिसूचित क्षेत्र में शाखाएं खोल सकते हैं। या सभी सही हैं? बताइए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो सारे कथन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। कि ये किस अधिनियम के तहत स्थापित होते हैं? तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक हैं ये अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। ये प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक प्रायोजित करते हैं और ये अधिसूचित क्षेत्रों में शाखाएं खोल सकते हैं। तो तीनों कथन हमारे हो जाएंगे सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रगतिशील कर है? तो कस्टम ड्यूटी, आयकर, सेल्स टैक्स या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से फ्रेंड्स कौन सा एक हमारा प्रगतिशील कर है? कमेंट करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, आयकर, ठीक है। जो आयकर है ये एक प्रगतिशील कर होता है, इसके अलावा ये एक प्रत्यक्ष कर भी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपसे ऐसे पूछेगा कि किस कर को या निम्न में से किस कर को प्रगतिशील कर भी कहा जाता है? तो ये आयकर आपको याद रखना है। ओके, चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि संतुलित बजट किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कि जब सरकार का राजस्व सरकार के खर्च से अधिक हो, जब सरकार का खर्च सरकार के राजस्व से अधिक हो, जब सरकार का राजस्व और सरकार का खर्च समान हो, या इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित बजट किसे कहा जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब सरकार का राजस्व और सरकार का खर्च समान हो। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड ट्विंस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आईबीआरडी और आईएमएफ, आईडीए और आईएफसी, आईडीए और एमआईजीए, ये आईएमएफ और आईडीए? बताइए। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस, बताइए। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है? कमेंट करें। चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नहीं आ रहा है आईबीआरडी और आईएमएफ, ठीक है। चलिए, तो आईबीआरडी और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। ओके, चलिए,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है? तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आरबीआई, एसबीआई। तो कौन जो है तत्काल निपटान की व्यवस्था करता है, कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। तो कौन जो तत्काल निपटान की व्यवस्था करता है? आरबीआई करता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि ESOS, ठीक है, ESOS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ESOS? आपके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं आपके एक्सचेंज स्टॉक ओपिनियन स्कीम, एक्सचेंज सिस्टम ऑफ ऑप्शन शेयर, एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इन स्टॉक, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो ESOS का पूरा नाम क्या है बताइए। चलिए, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये हमारा ESOS का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि यानी कि NPSF, ठीक है, चलिए तो किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि का नाम बदलकर जनसंख्या स्थिरीकरण कोष रखा गया? बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 2022, 2023, 2024 या 2025। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, कब रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स एक सेकेंड, यस ऑप्शन नंबर बी, 2003 में रखा गया था, इसका नाम बदला गया था। ठीक है, इसका नामकरण, नया नामकरण कब हुआ? तो 2003 में। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो क्रूड ऑयल, खाद्य पदार्थ, महंगी धातु में या सॉफ्टवेयर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए करते हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, क्रूड ऑयल। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई का जो यूज़ करते हैं, यूनिट का यूज़ करते हैं, तो ये क्रूड ऑयल के लिए करते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो पहला कथन आपका है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। नेक्स्ट ऑप्शन, खाद्य अनाज के संबंध में खाद्य निगम को दी गई स्पष्ट सब्सिडी के आधार पर काम करता है। इस सब्सिडी का इस्तेमाल किसानों को FCI द्वारा प्रदत्त खरीद मूल्य और PDS को बेचने वाली कीमत के बीच अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब बताइए इनमें से सत्य कथन हमारा कौन सा है, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। तो अप्रैल मार्च, जुलाई जून, जनवरी सितंबर या अगस्त, सॉरी सितंबर अगस्त। तो कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जुलाई जून। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, जुलाई जून। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली प्रत्यार्पण संधि किस देश के साथ की? तो देखते हैं मेरे शेरों में, श्रेणियों में कौन इसका आंसर सबसे पहले करेगा।
चलिए प्रश्न आपका है, पढ़ लीजिए अच्छे से। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित या स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद पहली प्रत्यार्पण संधि किस देश के साथ की गई? आपके ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित निकाय में से कौन सा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के उल्लंघन और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है? बताइए, तो कौन सा निकाय भारत में जो विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड में उल्लंघन और अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही करता है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, सेबी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, आरबीआई। कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये आरबीआई करता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक कहा जाता है? बताइए। तो मूडीज, एमआईबी ग्रुप, फिच ग्रुप, ये डफ एंड फेल्स। कमेंट करें कि किसे क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक कहते हैं। चलिए, ऑप्शन ए जे मूडीज। ओके, तो जे मूडीज को क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक कहा जाता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अन्वेषक जे मूडीज को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो देहरादून, हरिद्वार, नागपुर, जयपुर। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करिए कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। ठीक है, तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? हरिद्वार। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, हरिद्वार। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं फिर, है ना। चलिए, तो नोट, सिक्के, क्रेडिट, तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सामान्यतः मुद्रा किसे कहते हैं। बताइए, तो नोट, क्रेडिट और सिक्के में से इनमें से मुद्रा किसे कहा जाता है? बताइए। देखिए, नोट हो और सिक्के हों, इनको ही तो करेंसी बोलोगे, है ना। इनको ही तो मुद्रा कहोगे, है ना। तो इसमें कौन सी ध्यान देने वाली बात थी, बता रहे थे, ध्यान दो है ना। छोड़िए, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कितने उद्योगों के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए? बताइए। तो आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कितने उद्योगों के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए? 18 उद्योग, 25 उद्योग, 20 उद्योग या 18 छोड़कर सभी उद्योग? देखिए, 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। ठीक है, आर्थिक सुधार के बाद में। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, आसान प्रश्न है और इसको हमने एक दोबारा आपके साथ में डिस्कस भी किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? बताइए। तो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसको बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों के बिल काटता है, बताइए। आपके ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट या इनमें से कोई नहीं। बताइए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिल किस दर पर काटता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बैंक दर। ठीक है, तो बैंक दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिल काटता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के जो बिल है ये बैंक दर पर काटता है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आर्थिक समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में फिलिप्स वक्र डैश की दो दरों के बीच एक रिश्ता है। बताइए फिलिप्स वक्र, तो जो फिलिप्स वक्र है ये किन दो दरों के बीच एक जो है रिलेशन बनाता है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो जो फिलिप्स वक्र है ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक रिलेशन बनाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया, बताइए। तो 1990, 1991, 1992 या 1993। तो नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, 1992 में। ठीक है, तो नाबार्ड द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट है ये 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यूरो के सिक्के और नोट कब जारी हुए, तो 2000, 2001, 2002, 2003। बताइए फ्रेंड्स कि यूरो के सिक्के और नोट कब जारी हुए थे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। ठीक है, तो यूरो के सिक्के और नोट जो है वर्ष 2002 में जारी हुए थे। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 को एक अधिनियम में विलय कर दिया गया था। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगता है कि कोई फ्री में ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएगा आपको, ठीक है, तो फ्री ऐसे क्वेश्चन पेड बैच वाले भी आपको तब पढ़ाएंगे जब एग्जाम बिल्कुल लास्ट टाइम पे होगा। चलिए समझ रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम जैसे मान लीजिए परसों है, तो आज पढ़ाना शुरू करेंगे ऐसे क्वेश्चन, और हम आपको अभी से पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो भाई बस इतना मैं बार बार हर क्लास में 2-3 बार ज़रूर बोलता हूँ कि भाई इतना करिए कि हमारा हक ना मरे, है ना, किसी का हक नहीं मारते हैं। तो बस क्या करना है, सिर्फ आपको क्लास को शेयर करना है, ना ही कोई कोर्स खरीदने को आपको बोल रहे हैं, ना ही कोई भी आपसे हम मेंबरशिप लेने की बात कर रहे हैं। चलिए तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस वर्ष किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2003 में। कब, 2003 में विलय कर दिया गया था। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न के सिलेक्शन 9 निम्नलिखित में से किस माल की किस्म है, बताइए सिलेक्शन 9। ओके फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन 9 किस जो है गुड्स की किस्म है। आपके ऑप्शन है रुई, चावल, कॉफ़ी या फिर चाय, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉफ़ी। क्लियर,
सिलेक्शन 9 किस माल की किस्म है? तो कॉफ़ी की किस्म है ये। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति की सिफारिशों पर की गई? बताइए। दूसरी नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, केलकर समिति या चक्रवर्ती समिति? तो वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगराजन समिति। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रंगराजन समिति। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो इनमें से फ्रेंड्स सत्य कथन हमारा कौन सा है? बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि आरबीआई को भारत में सिक्कों को टकसा और वितरित करने का एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट ऑप्शन, सिक्कों के वितरण के लिए आरबीआई में 4000 से अधिक मुद्रा चेस्ट है। मुद्रा चेस्ट निजी और सरकारी बैंक हो सकते हैं। या अधिकतम 1000 रुपये का सिक्का भारत में ढाला जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन हमारा असत्य है? चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है कि आरबीआई को भारत में सिक्कों को टकसा और वितरित करने का एकमात्र अधिकार है। देखिए ऐसी कथन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। चलिए, ठीक है। इसके अलावा भारत के सिक्कों को टकसा और वितरित करने का एकमात्र अधिकार जो किसके पास में है? ये आरबीआई के पास नहीं, भारत सरकार के पास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, कार्यरत पुरुष जनसंख्या। अब 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि जनसंख्या टाउन को परिभाषित करने के लिए भारत में उपयुक्त पैरामीटर में से कौन सा उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्लियर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न है वित्तीय क्षेत्र आकलन। ठीक है, तो फ्रेंड्स वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, विश्व आर्थिक फोरम या विश्व बैंक। तो वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम एक देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है। अब यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित होता है बताना है आपको साथियों, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? बताइए। तो समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार किसको माना गया है? बताइए फटाफट से। ऑप्शंस हैं आपके यूएसए, ईयू, फ्रांस, जापान। तो ये ईयू, ईयू समझते हैं क्या है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फटाफट से हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पाद सूचकांक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 6, 7, 8 या 9?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था के में कोर सेक्टर के रूप में 8 बुनियादी ढांचों के क्षेत्रों को जाना जाता है। ओके, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि, बताइए। तो मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, ऐसा क्यों, बताइए। ऑप्शंस आपके हैं जैसे कि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है, या यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत को कम करता है, बताइए। तो मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, ऐसा क्यों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सफा एसी, ठीक है ना, तो कौन सा, ठीक है, कौन सा सराफेसी अधिनियम के प्रावधान है जो बैंकों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों को कम करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शंस आपके सामने पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं आपको, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन कौन से इसके राइट आंसर्स होंगे, बताइए। तो इस एफएससी अधिनियम के प्रावधान कौन कौन है आपको बताना था। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये कौन है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी 1, 2 और 3 है, चौथा नहीं है। ठीक है, कि सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षा ब्याज का परिवर्तन, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को गैर निष्पादित संपत्तियों का स्थानांतरण, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, फिया और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारत निर्माण 6 सूत्री कार्यक्रम है जो 2005 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, मनरेगा जिसे अब नरेगा जिसे अब मनरेगा कहा जाता है, अप्रैल 2008 में भारत के सभी 60 जिलों में लागू हुआ था, सॉरी 604 जिलों में लागू हुआ था। ये 2008 में राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि 2008 में राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए 2008 में नहीं शुरू किया गया था, इसको 2010 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 2010 में राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज के बिलों को छूट देता है वह निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो बेस दर, बैंक दर, रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट। तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के एक्सचेंज के बिलों को छूट देता है तो उसको किस नाम से या किस रूप में जानते हैं। आपके ऑप्शन है बेस दर, बैंक दर, रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट, कमेंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, बैंक दर। ओके, तो इसको बैंक दर के नाम से जानते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैंक दर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बेसल सेकंड CRAR का स्तंभ नहीं है, बताइए। देखिए जोखिम प्रबंधन, ओके, जोखिम प्रबंधन ये इसका स्तंभ नहीं है, इसका ये स्तंभ नहीं है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, TDSAT निम्नलिखित में से क्या है। उपग्रह, ट्रिब्यूनल,
टेलीकॉम कंपनी या समाज? बताइए कि फ्रेंड्स TDSAT क्या है? देखो TDSAT में SAT क्या है, तो एक ट्रिब्यूनल है। अब TDSAT का फुल फॉर्म भी ध्यान से पढ़ लीजिए। तो TDSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीकॉम डिस्प्यूटेस सेटलमेंट एंड एप्लीटेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे में राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया। वह कम मजदूरी पर कुछ काम करने पर सहमत हुआ। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? बताइए। तो अगर आप कोई मान लो काम कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मंदी आ जाए, तो उस काम को छोड़ दें और वही काम आप दूसरी जगह पे कम दाम में करें या कम सैलरी पे करें, तो इसको क्या बोलोगे? बताओ। मौसमी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी? इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा। किसके फ्रेंड्स? तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताजा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है, तो इसे निम्नलिखित में से किस में रखा जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके वित्तीय समायोजन, घाटा वित्त पोषण, अनिवार्य खर्च या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन बी घाटा वित्त पोषण किस में रखा जाना चाहिए? तो इसको घाटा वित्त पोषण में रखा जाना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे में फ्रेंड्स राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घाटा वित्त पोषण। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में डॉलर यानी कि रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो डॉलर या रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है सरकारी नियंत्रण, मांग आपूर्ति संतुलन, RBI की मौद्रिक नीति। चलिए तो बताइए कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं कि भारत में डॉलर या रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, क्योंकि केवल दो पे करती है यानी कि मांग आपूर्ति संतुलन पे करती है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन से मिलान सही हैं? पीलीभीत अंडे, सॉरी पीली क्रांति अंडे, सुनहरी क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू या भूरी क्रांति उर्वरक? तो इनमें से कौन सा मिलान सही है? बताइए। देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि जो गोल क्रांति है ये आलू से संबंधित है और भूरी क्रांति ये है जो है ये उर्वरक से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो पीली क्रांति है, ठीक है, पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन उत्पादन से है संबंधित, जबकि जो सुनहरी क्रांति है, ठीक है, इसका संबंध जो है फल उत्पादन से है। तो ये दो कथन हमारे गलत हैं, दो सही हैं। तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा 3 और 4। ओके, 3 एंड 4। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार? बताइए। तो एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एक और दो के तहत किया जाता है, यानी कि दोनों के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, WPI सूचकांक की आवृत्ति क्या है? बताइए। तो WPI सूचकांक की आवृत्ति क्या है? साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मासिक। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्र में से कौन सा सिद्धांत इस सिद्धांत को परिभाषित करता है कि शून्य शून्य कर दर
सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% दर की भी कर सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दोबारा से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िए, समझिए इस क्वेश्चन को। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस सिद्धांत को परिभाषित करता है कि शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि अगर कर दर शून्य है तब भी राजस्व उत्पादन करेगी और पूरी है तब भी राजस्व उत्पादन करेगी। यह किस सिद्धांत से संबंधित है बताइए। तो ये कौन सा सिद्धांत इसको परिभाषित करता है? तो ये कौन सा वक्र है? तो ये हमारा, याद रखिएगा, लाफेर वक्र। ओके, लाफेर वक्र। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी-सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी। ठीक है, 2006 ऑप्शन बी पे है, तो 2006 में दिया गया था ये अधिकार। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला कथन दिया गया है कि बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलती है। सरकार मुद्रा को परिसंचरण में डालती है। केंद्र सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करती है। या आरबीआई या सरकार आरबीआई के बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचती है। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है बताइए। इनमें इनका सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले क्या करता है, केंद्र सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करता है। ठीक है, उसके बाद में सरकार आरबीआई के बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचती है। ठीक है, 3-4 हो गया। फिर बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिल जाती है और सबसे लास्ट में सरकार मुद्रा को प्रसंस्करण में डालती है। ठीक है, तो 3-4-1-2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमारा इसका सही क्रम है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहरी ऋण पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, आपके ऑप्शन में बढ़ेगा, घटेगा, या घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहरी ऋण पर जो असर पड़ेगा, तो जो देश का बाहरी ऋण है ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित औद्योगिक नीति संकल्प या कथन में से कौन सा विकास के महानोबियानिस मॉडल पर आधारित था? तो कौन सा जो है मॉडल महानोबिस मॉडल पर आधारित था बताइए। आपके ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो माय डियर फ्रेंड्स जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इनमें से आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा ए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए फ्रेंड कि राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 2002, 2004, 2005 या 2007। तो राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी 2005 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था? बताइए। तो कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक घाटे के उन्मूलन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मनरेगा और एनआरएलएम जैसी कई प्रमुख योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, वे मांग संचालित हैं। एक मांग संचालित योजना की सुविधा और विशेषता क्या है? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि मांग संचालित योजनाओं की सुविधाएं या विशेषता क्या है? बताइए। ऑप्शन डी, ये तीनों है। अगला प्रश्न, हाल ही में अनुमोदित, ध्यान से पढ़िएगा, कि हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शामिल हुई हैं? तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में
कौन सी योजनाएं शामिल हुई हैं? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, एक और दो। तो इनमें ऑप्शन एक और दो यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो मेरे शेरों शेरनियों, आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चंस थे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जैसा कि आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। और जो बच्चे अभी आए हुए हैं वो लोग इस क्लास को स्टार्टिंग से देखें, वाकई आपको लगेगा कि क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और ऐसे ही डिस्कस किए जाते रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।